बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। T20 सीरीज़ न्यूजीलैंड की फतह के साथ अपने अख्ताम को पहुंची। अगरचे आखिरी T20 इंटरनेशनल में मोहम्मद रिजवान ने परफॉर्म किया और अपनी फॉर्म को बहाल किया, पाकिस्तान को फतह दिलाई, लेकिन इस फतह के बावजूद प्लेइंग 11 के इंतखाबी मामलात में खामियां वाज़े तौर पर दिखाई दे रही हैं। अब मुकाबला है इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा 2 टेस्ट में, लेकिन एक तरफ तो पाकिस्तान अपने सबसे मुस्तनद बैट्समैन और कप्तान बाबर आजम की खिदमात से महरूम है। दूसरी जानिब ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक भी पहले टेस्ट मैच में टीम का हिस्सा नहीं होंगे और अब T20 में कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम देने वाले शादाब खान भी टांग में तकलीफ़ का शिकार हो गए हैं। अगरचे वो टेस्ट टीम के लिए पहली चॉइस नहीं, लेकिन नागुज़ीर हालात में भी वो टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान टीम T20 सीरीज़ में शिकस्त के बाद मुश्किल फॉर्मेट में न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगी, जहां मुश्किल विकेटें पाकिस्तानी बैट्समैनों का इंतजार कर रही हैं। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने पीर को पहले टेस्ट के लिए 17 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया था, लेकिन T20 सीरीज़ के अख्ताम के बाद एक और खिलाड़ी के इंजर्ड होने की खबर सामने आ गई है। अब पहले टेस्ट मैच में कप्तान बाबर आजम, इमामुल हक के बाद शादाब खान भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एलामिया के मुताबिक शादाब खान ने टांग में तकलीफ की शिकायत की है, जिसके बाद उन्हें पहले टेस्ट से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह जफर गौहर को टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम अंगूठे में इंजरी की वजह से T20 सीरीज़ से बाहर हुए, तो उनकी जगह शादाब खान को कप्तानी दी गई। अब टेस्ट सीरीज़ के आगाज़ से कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद रिजवान को क़यादत सौंप दी है। मोहम्मद रिजवान टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के 33वें कप्तान बनेंगे। बाबर आजम की जगह टीम में क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के हालिया सीज़न के 3 मैचों में 191 रन बनाने वाले बलूचिस्तान के इमरान भट्ट को भी टीम का हिस्सा बनाया गया है। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मसाइल, पाकिस्तान के आने वाले 2 टेस्ट मैचों पर गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी के साबिक सरबराह इकबाल कासिम साहब। खुशामदीद कहेंगे इकबाल कासिम साहब आपको। और पहले टेस्ट मैच से पहले 2 खिलाड़ी इंजर्ड थे और माउंट मांगनोई, जहां पर पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है। अब इत्तलात हैं कि शादाब खान, जिन्होंने 3 T20 मैचों में टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए थे, वो भी अवेलेबल नहीं है। डिफ़िकल्ट बात है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो बाबर आजम का सेटबैक हुआ है, ऊपर से ये शादाब जो है, अगर इनकेस ज़रूरत पड़े, हालांकि वैसे नॉर्मली वे में तो मेरे ख्याल यासिर शाही खेलेंगे, लेकिन यू नेवर नो, किसी वक्त भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये भी अब रूल आउट हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसको बहुत बड़ा जॉल्ट लगा है, ख़ास तौर पे बाबर की वजह से, क्योंकि बाबर एक सीजन्ड और एक स्टार प्लेयर थे। अब इनकी गैर मौजूदगी में ये सारी बैटिंग की जिम्मेदारी जो है वो नौजवान लड़के हैं सारे, तो अब ज़्यादातर ये यंगस्टर्स के ऊपर ही डिपेंड। लेकिन इकबाल कासिम साहब, बैटिंग पर तो हम आगे चलकर डेफिनेटली आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक सवाल जो इस वक्त जहनों में है, जिसकी 6 मगोइयाँ हो रही हैं, और वो ये है कि क्या शादाब खान अनफिट थे T20 सीरीज़ में? क्योंकि अभी तो T20 सीरीज़ ख़त्म हुई है, चंद घंटे ही गुजरे हैं, एक बार फिर शादाब की टांग में तकलीफ़ हो गई है। खैर, फिटनेस तो कभी भी कहीं भी किसी भी खिलाड़ी को जकड़ सकती है, पकड़ सकती है, लेकिन जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी शादाब खान नहीं खेले थे। T20 सीरीज़ से पहले भी इस तरह की खबरें आ रही थी कि शादाब खान जो है वो फिटनेस मसाइल थे 2-4 हैं, लेकिन अब पहले टेस्ट मैच में जिस तरह आपने कहा कि नहीं लग रहा था कि वो 11 रुकनी टीम का हिस्सा होंगे, उनकी खबर आना कि जी अब वो भी अनफिट हो गए हैं, तो ये सवाल बनता है कि क्या वो अनफिट होकर खेलें, क्योंकि कोई विकेट हासिल नहीं कर सके वो T20 सीरीज़ एक में। जो मैंने कल मैच देखा भी है, उसको देख के मुझे अंदाज़ा ये हो रहा था कि वो फॉर्म में नहीं लग रहे थे, मुझे वो स्ट्रगल कर रहे थे ज़्यादातर। उनकी जो गेंदें थी वो कोई आप चूँकि खुद भी एक स्पिनर हैं इकबाल कासिम साहब, वैसे तो कहा जाता है कि फास्ट बॉलर जोर लगाता है, लेकिन स्पिनर जो होता है, ख़ासतौर पर लेग स्पिनर, उसको कहते हैं कि जब तक उसकी कमर नहीं लगती, जब तक उसकी बॉल ब्रेक नहीं होती, जब तक उसका फ्लिपर नहीं होता, उसका गुगली नहीं होता, तो चूंकि ये बुनियादी तौर पर लेग स्पिनर हैं, कलाई से गेंद करते हैं, तो इनके बारे में भी यही कहा जा रहा है। आपने उनको देखा टेलीविज़न पर कि वो जोर नहीं लगा रहे थे। देखिए, शुरू में जब आए थे तब बहुत ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा इनका कैरियर जो है ब्राइट है और इनके पास अच्छी वैराइटीज़ हैं, मगर जैसे जैसे ये सेटल होते गए, उन्होंने, मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा जो रिवायती बॉलिंग शुरू कर दी कि रन बचाने के लिए, या आई थिंक इनका जो मेन इनके पास वेपन्स हैं वो 3-4 किस्म की डिलीवरीज होती हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और उसी से ये रिसीव कर सकते हैं। वरना तो ये नॉर्मल, अगर आप
सीधे सीधे गेंद को अंदर ही ज़्यादातर लाते रहेंगे, या विकेट में ब्रेक नहीं करेंगे, फ्लाइट नहीं देंगे, या फ्लिपर नहीं करेंगे, या गुगली नहीं करेंगे, तो कोई वेपन तो आपके पास होगा ही नहीं। और वो बड़े आराम से बैट्समैन जो खेल रहे थे, मैं देख रहा था कल, तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट उन्होंने बॉलिंग में नहीं डाला। मेरा अपना ये ख्याल है कि वो फॉर्म उनकी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बैटिंग में उन्होंने थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं, उनकी बेहतर पोजीशन होती जा रही है, मगर बॉलिंग में जो शादाब को मैंने देखा था शुरू में, वैसे वो नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान टेस्ट टीम की, जहां पर बाबर नहीं होंगे, जहां पर इमाम नहीं होंगे, जहां शादाब नहीं होंगे, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 26 दिसंबर से माउंट मांगानुई में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए जिस टीम का इंतखाब किया है, जिस स्क्वाड का ऐलान किया है, उसमें विकेट कीपर सरफराज अहमद के अलावा आबिद अली, अजहर अली, शान मसूद, फवाद आलम, सुहेल खान, यासिर शाह, मोहम्मद अब्बास, हारिस सुहेल, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और फ़हीम अशरफ को शामिल किया गया है। तो ओवरऑल इकबाल कासिम साहब, किस तरह देख रहे हैं आप इस स्क्वाड को, जो कि पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने ऐलान किया है? अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, शाहीन, अब्बास, नसीम, यासिर, फिर विकेट कीपर आपके कप्तान रिजवान होंगे, तो अब 6 बैट्समैन हैं। तो आपको लग रहा है कि यही आपके पास बेस्ट चॉइस थी? मेरा ख्याल है इस वक्त जो बेस्ट अवेलेबल चॉइस उनके पास अवेलेबल है, उसमें तो यही लड़के खेल सकते हैं। और ये बहुत ही बैटिंग मुझे बहुत बड़ी है मुझे कि ये बैटिंग जो है बहुत ब्रूटल है, वो किसी वक्त भी आपको कोलैप्स हो सकती है। बॉलिंग में यस, हमारी कैपेसिटी है कि हम न्यूजीलैंड के प्लेयरों को का डिफेंस कर सकते हैं, उनको आउट कर सकते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हमारे बॉलरों में सलाहियत है और उन्होंने प्रूव भी किया है। मगर बैटिंग जो है ना, वो क्योंकि बैट्समैनों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, कोई भी सीनियर प्लेयर उनमें ऐसा नहीं है। ठीक है, वो 2-2 साल के, 3-3 साल से 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो टूर कर रहे हैं, मगर वो अभी उन्होंने अपनी जगह मुस्तहकम नहीं की है। तो एक तो उनको अपनी जगह मुस्तहकम करनी है, ऊपर से ये पूरा बोझ उठा के लेके चलना है। इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट जॉब। लेकिन इकबाल कासिम साहब, अगर इस टेस्ट स्क्वाड को हम देखते हैं, जहां पर बॉलिंग के हवाले से मैंने आपसे बात की, अगर बैटिंग के हवाले से हम बात करते हैं कि शान के साथ आबिद इनिंग का आगाज़ करेंगे, फिर उसके बाद नंबर 3 पर अजहर अली हैं, फिर फवाद आलम हैं, उन्होंने साइड मैच में शाहीन के लिए 100 किए हैं, हारिस सुहेल हैं, साइड मैच खेले नहीं थे। अब आपको लगता है इमरान भट्ट के साथ हम जाएंगे या सरफराज अहमद को एज अ बैट्समैन ट्राई किया जा सकता है? देखिए, उसूली तौर पे तो मेरा नहीं ख्याल है कि सरफराज को आप एज ए बैट्समैन कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा प्रोमिनेंट उनका बैटिंग का वो नहीं आया। मगर हाँ, ये है कि अगर आप चांस ले सकते हैं कि भाई तजुर्बा क्योंकि इनका है और एक्सपीरियंस है, और आप एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यस यू कैन ऑलवेज यूज़ हिम, क्योंकि जो प्लेयर खेल रहे हैं वो कोई सरफराज से बड़े मार्जिन का डिफरेंस नहीं है उनमें और इनमें। मगर ये है कि यस, स्पेशलाइज्ड बैट्समैन के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि यार मैं एज ए बैट्समैन खेल रहा हूँ तो मुझे ये पूरा करना है। तो इस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि जो प्रॉपर बैट्समैन है उसी को आना चाहिए और उसके साथ चांस लेना चाहिए कि भाई अब आप आइए, बैटिंग करिए, एज ए बैट्समैन आएँ, आप सर्वाइव करें। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अगर ये नए बैट्समैन को खिला रहे हैं तो वो चांस लें। लेकिन देखें, ये मत भूलिए कि न्यूजीलैंड की जो कंडीशंस हैं वो बहुत मुश्किल हैं, वो बिल्कुल इंग्लैंड की तरह हैं। वहाँ गेंद सीम भी होगा और हमारी वीकनेसेस का उनको बड़ी अच्छी तरीके से अंदाज़ा है। वो शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल करेंगे और ये जो जितने भी आपके पास प्लेयर्स हैं ये रुकते नहीं हैं, ये शॉट्स खेलते हैं, क्योंकि इनका ज़्यादातर स्टाइल जो है वो शॉट खेलने का है। तो उसमें चांसेस हैं कि ये स्ट्रगल करें वहाँ पर। ठीक है, इकबाल कासिम साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी के साबिक सरबराह स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान टीम दौरा न्यूजीलैंड का पहला मरहला मुकम्मल कर चुकी है। पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ खेल ली है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैचों में मेज़बान टीम से टीम पाकिस्तान का मुकाबला है और उस पर हम बात कर रहे हैं आज अपने स्टूडियो में मौजूद मेहमान पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम साहब से। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ऐसा लगता है कि टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान टीम अब तनज़्ज़ुली की जानिब गामज़न है। नए कप्तान बाबर आजम के बाद ऑस्ट्रेलिया से टी20 सीरीज में शिकस्त हुई, इंग्लैंड से मुकाबला बराबर रहा। अगरचे कमज़ोर बांग्लादेश और जिम्बाब्वे से हम सीरीज जीतने में कामयाब रहे, लेकिन न्यूजीलैंड ने अपने होम ग्राउंड पर पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त दे दी है। सीरीज में कप्तान बाबर आजम के ना होने की वजह से बैटिंग बुरी तरह नाकाम रही। अगर दूसरे टी20 में तजुर्बेकार मोहम्मद हफीज़ का बल्ला न चलता तो तीसरे टी20 के लिए टीम में एतमाद भी ना था। एक जानिब पाकिस्तान की बैटिंग नाकाम साबित हो रही थी तो दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम जिस स्पिन बॉलिंग के शोबे की बदौलत हरीफ टीमों पर सबकत हासिल करती रही है, वहाँ भी वो परफॉर्मेंस दिखाई दे नहीं रही। कप्तानी करने वाले शादाब खान गुज़िश्ता 4 मैचों से कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। टीम के विकेट टेकर बॉलर इमाद वसीम अब हरीफ टीमों के लिए मुश्किलात पैदा करने में ज़्यादा कामयाब नजर नहीं आ रहे। दूसरी टीम मैनेजमेंट भी उनकी खामी दूर करने के बजाय उन्हें प्लेइंग 11 से ड्रॉप करके उनके एतमाद को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रही है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 वनडे के बाद इमाद वसीम को ड्रॉप किया गया और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 2 मैचों में विकेट न ले सके तो उन्हें बाहर बैठा दिया गया। लेकिन सोने पर सुहागा, एक स्पिनर की जगह टीम में शामिल लेग स्पिनर उस्मान कादिर के बजाय बैटिंग ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद को टीम का हिस्सा बनाया गया। लेग स्पिनर उस्मान कादिर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 मुकाबलों में 8 विकेट की परफॉर्मेंस देकर साबित किया कि वो बासलाहियत है, मगर प्लेइंग 11 में न्यूजीलैंड में वो जगह हासिल ना कर सके। इकबाल कासिम साहब, आप खुद एक स्पिनर की हैसियत से खेले, न्यूजीलैंड का माजी में आप दौरा भी कर चुके हैं और एक ऐसा खिलाड़ी जिसने जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज़ में सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड हासिल किया, 8 विकेट हासिल की, उसको आपने न्यूजीलैंड में जगा कर बिठा दिया, खिलाया नहीं। तीसरे टी20 में उनको मौका मिल सकता था, आपने इमाद को ड्रॉप किया, लेकिन आपने वहाँ भी उनको नहीं खिलाया। आप मेरे ख्याल में वो कादिर की बात कर रहे हैं, उस्मान कादिर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और इसी बुनियाद पे वो टीम में चले गए थे और आइडिया यही था कि यासिर शाह और शादाब और फिर राइट आर्म लेग स्पिनर इनका पीछे। लेकिन इकबाल कासिम साहब, एक तो आपकी फॉर्म, दूसरा ये जो गोरी टीम है इनके बारे में कहते हैं कि ये लेग स्पिनर, रिस्ट स्पिनर को ज़्यादा अच्छा नहीं खेलती, वीक होती हैं, तो आप उनको उनकी फॉर्म को यूटिलाइज कर सकते थे, आपने नहीं किया। मैं एग्री करता हूँ आपसे कि हमें राइट आर्म लेग स्पिनर तो हमारी टीम का हमेशा हिस्सा रहेगा और उसको रहना चाहिए। उसके लिए फिर हमें तैयारी भी करनी चाहिए। जो सेकंड थर्ड लाइन में जो प्लेयर है उसको मौका मिलता रहना चाहिए ताकि वो किसी भी वक्त वो जिम्मेदारी पूरी कर सके। और अब्दुल कादिर, ये जो उस्मान कादिर है, ये इसकी बेहतरीन मिसाल है, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल दिया था और अब इस पोजीशन में आ गया था कि उसको अगर आप मौका मिल रहा है और इमाद को आप बिठा रहे थे तो आप स्पिनर ही खिला लेते तो ज़्यादा बेहतर था। इसकी भी एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि इसको आपको देखने को मौका मिल जाता है कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी, अब जैसे शादाब इस वक्त अनफिट हो गया, अब फ़र्ज़ के लिए खुदा ना खास्ता कोई मैच से पहले कोई बात हो जाए तो फिर वो आप क्या करें। तो ये शादाब का खौफ था, वो कप्तान थे, वो उस्मान कादिर को खिलाकर रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे कि वो उस्मान परफॉर्म कर देता तो मैं किधर जाता। अगर आपने इमाद को ड्रॉप किया तो आप उस्मान को खिला सकते। मेरा ख्याल है सिर्फ कप्तान के ऊपर ही तो टीम नहीं, मेरा ख्याल है जो आपकी मैनेजमेंट है उसने भी उसमें रोल प्ले किया होगा ना। कोच का भी तो रोल किरदार, हेड कोच नहीं, अगर आप हेड कोच की बात कर रहे हैं तो उन्होंने एज ए चीफ सेलेक्टर उस्मान को सिलेक्ट किया। किन्होंने किया ना, तो वो अब प्लेइंग 11 के अंदर डालने में भी तो वो मशावरत करते होंगे ना कप्तान के साथ। आप खुद एक बाएं हाथ के स्पिनर हैं, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा इमाद के बारे में आपकी क्या राय है, आप उनको कैसे रेट करते हैं? इमाद पर काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं और अब उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा बेहतर हो गया है कि उनको आप किसी भी मैच में आप डाल सकते हैं। वनडे और टी20 के मैचेस के लिए वो बेहतरीन बॉलर हैं और बेहतरीन वो एसेट्स हैं। मगर ज़ाहिर है आपको हर वक्त इमाद वसीम अगर अनफिट हो जाए तो आपका ये ख्याल होना चाहिए कि आपके पास बैकअप में प्लेयर होना चाहिए। लेकिन ये विकेट टेकर बॉलर हैं, इमाद वसीम हो गए, शादाब हो गए, टी20 क्रिकेट में इनकी परफॉर्मेंस, सरफराज की कप्तानी में पाकिस्तान नंबर 1 बना तो इन दोनों ने परफॉर्म किया था, लेकिन अब ये विकेट ही नहीं ले पा रहे। वही मैंने आपसे पहले ही कहा, शादाब का तो मैंने आपको कहा कि वो ऐसा लगता है कि वो फॉर्म में नहीं है। वो जो शादाब को हमने देखा था, पहले ही मैंने अपनी बातचीत में कही थी कि शादाब को जैसे शुरू में देखा था, अब वो वैसी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। अब या तो वो ज़्यादा ध्यान अपनी कप्तानी और दूसरी चीज़ों में दे रहे हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि इनको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए बॉलिंग के ऊपर। बैटिंग तो वो कर ही रहे हैं, अच्छे हैं, नेचुरल हैं, वो उनको बॉलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वरना बहुत जल्दी ये साइड लाइन हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बड़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, लड़के बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हो चुके हैं, लिस्ट में बैठे हुए हैं और कप्तान की चॉइस जो है वो फिर चेंज होती रहती है।
अगर इकबाल कासिम साहब हम मौजूदा सर्किट में बात करते हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में स्पिनर्स की कारकर्दगी के एतबार से बात करते हैं, तो ये बड़ी खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि इस वक्त पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसे बॉलर मौजूद हैं जो उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं। और सबसे पहले बात करेंगे नवाब शाह से ताल्लुक़ रखने वाले बाएँ हाथ के स्पिनर काशिफ भट्टी की। और काशिफ भट्टी इंग्लैंड का दौरा कर चुके हैं पाकिस्तान के साथ, अगरचे उनको खेलने का मौका नहीं मिला। 15 इनिंग में 28 विकेट उन्होंने हासिल की हैं, 35.39 की औसत से 5 for 75 उनकी बेस्ट बॉलिंग, और 2 मरतबा उन्होंने जो है वो 5 विकेट की परफॉर्मेंस पेश की है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जनाब साजिद खान है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए खेल रहे हैं, उनकी कारकर्दगी अगर हम डोमेस्टिक सतह पर देख लेते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा के लिए साजिद ने 17 इनिंग में 54 विकेटें हासिल की हैं और 24 उनकी औसत है, 6 for 71 उनकी बेस्ट बॉलिंग है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में जो बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जाहिद महमूद दादू से ताल्लुक़ रखने वाले राइट आर्म लेग स्पिनर, 18 इनिंग में 48 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं, 25 की औसत से। इनिंग्स में 5 विकेट की परफॉर्मेंस उन्होंने 3 मरतबा दी हैं। और नॉर्दर्न के नोमान अली, ये भी एक अच्छे स्पिनर हैं और इन्होंने भी अपने आप को साबित किया है। 15 इनिंग में 61 विकेट हासिल की हैं, इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर हैं। इनिंग्स में 5 विकेट की कारकर्दगी इन्होंने 6 बार पेश की है। इकबाल कासिम साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा और स्पिनर्स के मामले में पाकिस्तान को बड़े अच्छे स्पिनर्स की जो है वो खिदमात मैसर है डोमेस्टिक सतह पर। आप किस तरह देख रहे हैं नोमान को, साजिद को, काशिफ भट्टी को, जाहिद महमूद को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये तीनों बॉलर हैं, ये पिछले कई सालों से अब डोमेस्टिक सर्किट के ऊपर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। ठीक है, उसमें पाकिस्तान के लिए आपने उसको सेलेक्ट किया भट्टी को, ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली उसको बगैर खेले हुए वो टीम से बाहर हो गया। ये किसी भी बॉलर के लिए ये डेथ है, समझ लीजिए आप, कि एक तो आप टीम में गए, जाते टूर किया, उसके बाद आप बाहर निकल गए, तो उसकी क्रिकेट तो आप समझे कि वो आधा तो साइकोलॉजिकली वो फिनिश हो चुका है। अब उसके लिए तो कोई रास्ता नहीं है। अब रह गया नोमान अली और जाहिद मुस्तकिल परफॉर्मेंसेस दे रहा है। नोमान अली ने मुस्तकिल आउट किए पिछले साल, आप देख लीजिए। मगर आप इनको मेरे हिसाब से ख़ास तौर पे T20 के अंदर जाहिद को और नोमान को आप ट्राई कर सकते थे मुख्तलिफ़ टीमों के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान में आती हैं या आप छोटे टूर के ऊपर जाते हैं। आप उनको मौका देकर आप उनकी सलाहियतों को चेक कर सकते हैं कि क्या ये लंबी क्रिकेट के लिए या बड़े मैचेस के लिए ये फ़ायदेमंद रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो हमने ये ट्राई अभी तक किया ही नहीं है। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि गौहर जो है वो मुस्तकिल मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर उनको मौका मिल रहा है और वो अच्छा परफॉर्म कर भी। बहुत शुक्रिया आपका इकबाल कासिम साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह और क्रिकेट कमेटी के साबिक सरबराह हमारे साथ मौजूद थे आज के इस प्रोग्राम में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के नए सरबराह मोहम्मद वसीम और डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले स्पिनर्स के हवाले से हमने इनसे गुफ्तगू की। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यासुन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।